जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चे, ठीक हो? इधर बच्चे ग्रुप में एक मैसेज कर दो, मैं भी कर देता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम हबीबा। गुड इवनिंग रोनाल्ड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम जूलियस। Very good, it's nice to hear that you're fine, Mr. Ronald. Mr. Ronald. Okay. सिद्रा जमील, वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्रा, वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कितने आ गए? 5 6? चले फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अस्मा खान। थैंक यू रोनाल्ड। थैंक यू रोनाल्ड। बच्चों, आज हम डेफिनेशंस पढ़ लें। डेफिनेशंस पढ़ लें थोड़ी सी आज, और मजीद या कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे आपको। वैसे जो रहता है ना काम, वो डेफिनेशंस ही है। इवन के भी एमसीक्यूज भी रहते हैं, ठीक है ना? तो आई रिकमेंड कि हम लोग डेफिनेशंस कर ले आज भी। ओके, गॉट इट? चलो, अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कहां तक कर ली थी, कुछ याद है? आखिरी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन करते हैं। पाई चार्ट करेंगे बाद में भी, पता नहीं किसी के पास प्रोटेक्टर होती है, किसी के पास कंपास नहीं होती, देख लेते हैं।
बच्चों मुझे बता दो, हमने कहां तक कर ली थी, कौन बताएगा? वालेकुम सलाम नीलम आयशा। नीलम आयशा मुझे लगता है दो लोग हैं, नीलम अलग आयशा अलग। बच्चों रैंडम तक कर ली है। लास्ट डेफिनेशन हमने, अच्छा, कंटिंजेंसी टेबल, कंटिंजेंसी टेबल तक किया था, कंटिंजेंसी टेबल। ओके, ठीक हो गया, इसी से आगे चलते हैं। हाँ जी, वन है, चलो ठीक है। कंटिजेंसी टेबल अब सी पे ही है अभी हम, मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, और साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा, आपको लिखा हुआ नजर आता रहेगा। जिनके पास बुक्स नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी नहीं है, इसलिए आपको ये बुक्स, इसलिए आपको ये लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको भी चले। ये रहा, स्क्रीन शेयर कर दूं, है ना? स्क्रीन शेयर करके लिखते हैं वर्ड में। ये लीजिए, अगली डेफिनेशन है हमारे पास, कंट्रोल। पता है क्या, स्क्रीन शेयर मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि वहां पे फौरन नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ जी बच्चों, नजर आ रही है ना, स्क्रीन शेयर हो गई है? जस्ट ये बता दें कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी। A person or unit of interest not containing the specified characteristics, example,
person who is not having any disease. A person who is not having any disease. Got it? अब ये सुन लें, कंट्रोल, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम कुछ लोगों को एज कंट्रोल रख लेते हैं। कंट्रोल का मतलब कि हमारा ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि बाकी लोगों को, बाकी पेशेंट्स को हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल। एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल भी सुन लें। सपोज मैंने कुछ लोगों को उनकी हाइट की बेस पे अलग अलग करना शुरू किया, और मैंने क्लास में से एक स्टूडेंट को लिया जिनकी हाइट थी 5'7", ठीक है, जिनकी हाइट थी 5'7". अब 5'7" मेरा कंट्रोल है। मैं दूसरे स्टूडेंट को देखूंगा, मैं कहूंगा भाई इनकी हाइट, इनकी हेल्थ, इनकी बाकी सब चीजें सब इस 5'7" वाले स्टूडेंट जैसी हैं कि नहीं, ठीक है, इनकी हेल्थ कंडीशन, इनकी हाइट, वेट, सब कुछ इस वाले स्टूडेंट के मुताबिक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5'7" वाला मेरा स्टूडेंट है वो क्या हुआ, मेरे लिए कंट्रोल हो गया, मेरी रिसर्च का कंट्रोल है। तो कंट्रोल बिल्कुल हेल्दी पर्सन होता है, और इसमें वो सारी जो बीमारियां दूसरे पेशेंट्स में होती हैं वो इसमें नहीं होती, ये हेल्दी पेशेंट होता है। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? चले आगे। आगे है जी कोरिलेशन। द डिग्री, या कह लें द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ of relationship between two quantitative variables. कोरिलेशन की डेफिनेशन है, the value of strength of relationship between two quantitative variables. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आपस में जो रिलेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जाहिर है क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम इसमें मेजर नहीं करते। क्वालिटेटिव, जैसे मैं कहूं कि दो लोग हैं, मैं कहूं भाई इन दोनों का आपस में रंग का क्या रिलेशन है, ये उससे कितना गोरा है, ये उससे बेचारा कितना कंप्लेक्शन में डार्क है, तो हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कोरिलेशन में नहीं एंटरटेन करते, हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कोरिलेशन में एंटरटेन करते हैं। और कोरिलेशन वैल्यूज जो होती हैं उनका आंसर हमेशा -1 से +1 के दरमियान आता है। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है कोरिलेशन का,
हमारा आंसर जो भी आता था वो -1 और +1 के दरमियान आता है। जब जीरो कोरिलेशन होता है इट मींस देयर इज नो कोरिलेशन। जब वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। जब नेगेटिव आना शुरू होता है कोरिलेशन होता है लेकिन नेगेटिव। जब पॉजिटिव आना शुरू होता है देयर इज कोरिलेशन बिटवीन बोथ द वैल्यूज, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज। ठीक है, तो हम बता देते हैं भाई इनके दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन है, इनके दरमियान में नेगेटिव कोरिलेशन है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था उसमें द हाइट ऑफ फादर एंड हिज सन हमने मेजर की और देखा कि दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन, इज देयर एनी कोरिलेशन अमंग बोथ द पार्टीज, क्या बाप और बेटे के हाइट में कोई कोरिलेशन है। तो उसका आंसर पॉजिटिव कोरिलेशन देखने में आया कि लंबी हाइट वाले फादर्स के बच्चे अक्सर लंबी हाइट वाले ही होते हैं। क्यों हबीबा अवान, ये तो बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा है ना। जी रोनाल्ड, मैं रिपीट कर देता हूं। आई सेड the value of strength of relationship between two quantitative variables, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है। को का मतलब होता है दो, जैसे को एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये दो दो चीजों की बात हो रही है। तो को रिलेशन दो चीजों के दरमियान, कम से कम दो चीजों के दरमियान क्या रिलेशन है, उसको अगर हम वैल्यू में देखना चाहें तो हम उसको कोरिलेशन बोलते हैं। अगर हमारे कोरिलेशन का आंसर आता है माइनस वाली साइड पे, क्योंकि कोरिलेशन वेरीज करता है बिटवीन -1 से +1, क्योंकि -1 उसके बाद उससे पहले क्या आएगा -0.9, -0.8, -0.7, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जीरो की तरफ आएंगे, फिर ये प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, वैल्यूज कैसी होंगी -1, फिर माइनस का 0.9, माइनस का 0.8, ठीक है ना, माइनस का 0.7, ये सारी वैल्यूज आएंगी और फिर एंड पे दरमियान में आएगा 0, माइनस का 0.1 के बाद क्या आएगा, सेंटर में 0 आएगा, उसके बाद प्लस का 0.1, यही वैल्यूज प्लस में जानी शुरू हो जाएंगी, प्लस का 0.2, प्लस का 0.3 और ये जाएगा प्लस के 1.0 तक, माइनस के 1.0। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना कोई वैल्यू माइनस की तरफ जाएगी उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, और जितनी कोई वैल्यू प्लस की तरफ आएगी उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया जी, चलो ये लिख लिया आपने, बच्चों लिख भी लें साथ साथ। अगर लिख लिया तो यहाँ पे बता दें मुझे, यस सर कर दें, मैसेज कर दें कि सर लिख लिया है। ओके सहर, ऑलवेज वेलकम रोनाल्ड। मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता इस पे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन पे पहले ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कम होता है, तो बाकी फिर हमारी फ्रीक्वेंसी भी आगे पीछे ना हो जाए इस वजह से। हाँ जी, कंट्रोल की डेफिनेशन बिल्कुल देखें, ये लीजिए, ये है कंट्रोल की डेफिनेशन।
a person or unit of interest not containing the specified characteristics. Example given as a person not having any disease. नहीं बच्चों लिख लो, स्क्रीनशॉट नहीं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बट आप फिर लिखोगे नहीं बाद में। अगर लिख लोगे तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया जी? जब लिख लो यस सर कर देना, मैं आगे चलता हूँ। ओके ठीक है रोनल्ड, कोई बात नहीं, लेकिन लिख लेना यार बाद में नोटबुक पे, ठीक है? ये कहीं मोबाइल भी ना पड़ा रह जाए। डन? अगली डेफिनेशन, क्रिटिकल रेशो। critical ratio, the term for z-score used in statistical tests. The term for z-score used in statistical test. देखो बच्चों, द टर्म फॉर जी स्कोर यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में जी स्कोर की जो वैल्यू होती है दैट इज क्रिटिकल रेशियो। क्रिटिकल रेशियो भी कहा जाता है। आगे है
critical value. Critical value. The value that a test statistic must exceed the value that a test statistic must exceed in order to reject the null hypothesis. Wow, what a topic it is, null hypothesis. बच्चों पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ ये। बच्चों इसका सुन लो, अगर लिख लिया तो मुझे बता दो। चलो अच्छा देखो, क्रिटिकल रेशियो आपको पता है जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो आप नल हाइपोथेसिस में रखते हैं, कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो आप हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट में रखते हैं। ठीक है, आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है रिसर्च का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला?
जी बिल्कुल ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हम आई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, निकालते हैं, या हम टी स्क्वायर टेस्ट निकालते हैं। तो इन सब में हमारे पास बुक में, बुक की बैक साइड पे हमें आई स्क्वायर टेबल दिया होता है, वहां पर क्रिटिकल रेशियो या क्रिटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। हमारा हाइपोथेसिस का आंसर आई स्क्वायर टेस्ट का आंसर अगर बड़ा आता है क्रिटिकल रेशियो ऑब्लिक वैल्यू से, देन we reject H not. समझ गए? तो बच्चों ये होता है आपकी क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आ गई थोड़ी सी बात? आगे चलते हैं, लिख लिया ना? बस आपने इतना लिखना है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है। क्रिटिकल रेशियो, द टर्म ऑफ जी स्कोर यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट। क्रिटिकल वैल्यू, the value that a test statistic must exceed in order to reject the null hypothesis. null hypothesis को रिजेक्ट करने के लिए हमें हमारे आंसर को जिस वैल्यू से एक्सीड करना चाहिए, दैट इज क्रिटिकल वैल्यू। चलो आगे चलते हैं।
Okay, the next is cross sectional study. An observational study that examines the characteristics with चेंज करते हैं थोड़ा सा एन ऑब्जर्वेशन स्टडी दैट एग्जामिन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sample A with all characteristics of sample B. बस ये ठीक है. चलो तो इसी को लिख लो. Cross-sectional study, an observational study that examines the characteristics of a sample A with all characteristics of sample B. आप sample A के characteristics को जब आप examine करते हैं with the sample B characteristics is called cross-sectional study. जी बच्चों लिख लिया क्रॉस सेक्शनल स्टडी. आगे लिखिए क्रूड रेट. बल्कि क्रॉस tabulation.
simultaneously. बच्चों ये थोड़ी सी टेढ़ी आ गई है डेफिनेशन. Cross tabulation. The process of dividing a group of individuals by two characteristics. ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, बारी बारी. Such as distribution of myocardial infarction. So myocardial infarctions को cases by the lipoprotein and homocysteine levels. इसमें ये होता है कि आप एक प्रॉपर्टी को लेते हैं, एक प्रॉपर्टी को, और दूसरे ग्रुप की किसी एक प्रॉपर्टी के साथ कंपैरिजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि आपको उसका रीजन कि कौन सी चीज फैक्टर बन सकती है एम आई का. तो बारी बारी आप दोनों पे डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि भाई इसका फैक्टर, एम आई का फैक्टर ये लिपोप्रोटीन था या होमोसिस्टीन लेवल थे, कोलेस्ट्रॉल था. बारी बारी आप इनको करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे. ठीक है, जी बच्चे क्या पूछ रहे हो? होमोसिस्टीन लेवल. अच्छा, होमोसिस्टीन लेवल एक अमाइनो एसिड्स है, प्रोड्यूस होते हैं तब व्हेन प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन. ठीक है, जब प्रोटीन्स ब्रोकन हो रहे होते हैं तो फिर होमोसिस्टीन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं. यही चीज का टेस्ट हमारे पास होमोसिस्टीन लेवल का टेस्ट होता है. अगर हाई लेवल का होमोसिस्टीन होता है तो हाइपर. ठीक है, वरना अच्छा जो हाई लेवल का होमोसिस्टीन लेवल है, व्हाट कैन इट कॉज, डैमेज कर देता है आपकी वेसल्स को, आर्टीरियल को. ठीक है, होता क्यों है? बड़ी कॉमन चीज, विटामिन B12 जो लेते ही नहीं है. ऊपर वाली डेफिनेशन ये लो, ये दोनों आ गए. ठीक है, क्रॉस टैबुलेशन भी आ गई और क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी आ गई. दोनों निकलो, शाबाश.
हो गया बच्चों? चलो जी, आ जाओ आगे। क्रूड रेट, हाँ जी बच्चों, अ रेट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन जी जी 5 मिनट रह गए, अभी 10 मिनट है। अच्छा चलो 5 ही रह गए, चलो। A rate of entire population that is not specific or adjusted for any given subset of population। किसी एक पॉपुलेशन का जब हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेट कर दी हो, रेट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का हमने रेट निकाला। सपोज हमने कोई उनके टेस्ट का रेट निकाल लिया कि इनका ये रिजल्ट आना चाहिए था, दैट इज नॉट स्पेसिफिक और जस्टिड फॉर एनी गिवन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। हम उसी में से एक ग्रुप निकालते हैं, उनको कुछ मेडिसिन अलग से देते हैं, फिर टेस्ट देखते हैं कि क्या उनकी वैल्यूज आपस में सेम आती हैं। दोनों को आपस में माइनस करने से, हमें क्रूड रेट मालूम होता है। ये क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है खाम। खाम खाम, एक होता है खालिस, एक होता है खाम। खालिस से पहले जो कंडीशन होती है उसको हम खाम कहते हैं। जैसे खाम माल होता है ना, तो लकड़ी या दरख्त खाम माल है फर्नीचर का, ठीक है। तो क्रूड रेट भी वही रेट होता है जो दो पॉपुलेशन के दरमियान का फर्क होता है। दो पॉपुलेशन के रिजल्ट्स का दरमियानी फर्क जो होता है वो क्रूड रेट कहलाएगा। बच्चों अटेंडेंस बोल दो जल्दी से, शाबाश, ताकि फिर क्लास को हम बर्खास्त कर दें। डेफिनेशन आप ये वाली लिख लें क्रूड रेट की।
Okay ji, my dear students, it's all from here. Thank you, Ronald. Thank you very much. Okay, बच्चों, Allah Hafiz, Fi Amanillah. See you in next class, inshallah.